हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साउंड पढ़ा था। साउंड क्या है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या करती है? हियरिंग का सेंसेशन देती है। ठीक है, तो वो हम लोगों ने पढ़ा था। अभी हम लोग आज ही के लेक्चर में साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग को पता है कि साउंड एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या कि उसके जो पार्टिकल्स रहेंगे उनके वाइब्रेशन का डायरेक्शन और जो वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, वेव के आगे जाने का डायरेक्शन है, वो पैरेलल होता है, सेम ही रहता है। ठीक है, तो वो हम लोगों ने देखा था कि वहां पर हाई प्रेशर रीजन, ठीक है, और लो प्रेशर रीजन, फिर हाई प्रेशर रीजन, फिर लो प्रेशर रीजन, ऐसा वो बैंड बनता है पूरा। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल आगे पीछे वाइब्रेट करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। अभी हम लोगों ने इसी साउंड वेव का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल तौर पे देखा था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था जो कि कैसा था? जो कि ऐसा था। यहाँ पर क्या था? डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर क्या था? प्रेशर, वो भी कौन सा? हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर, और यहाँ पर लो प्रेशर। यहां पर क्या? यहां पर एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर। फिर हम लोगों ने क्या किया था कि जहां पर हाई प्रेशर था वहां पर जो पर्वत था वो ऊपर उठ रहा था, और जहां पर लो प्रेशर था पर्वत नीचे आ रहा था। जहां पर हाई प्रेशर पर्वत ऊपर, जहां पर लो प्रेशर पर्वत नीचे। ठीक है, सो ऐसा वो पूरा बैंड बना था। अब आज के लेक्चर में हम लोग को क्या करना है? आज के लेक्चर में ये जो हम लोगों ने इसका साउंड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया है, इसी को स्टडी करना है। इसी को स्टडी करने में हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा? इसी को स्टडी करने में इस ग्राफ में एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, फिर उसके बाद वेवलेंथ, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद टाइम पीरियड। ये आज के लेक्चर में 4 चीजें जाननी है। और क्या जानना है? तो और हम लोग को स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला रहता है, स्पीड ऑफ साउंड, इसका जो फॉर्मूला रहता है आज हम लोग वो भी डिराइव करेंगे। छोटा सा डेरिवेशन है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग एम्पलीट्यूड से शुरू करते हैं। आ जाइए। देखिए यहां पर मैंने ये क्या बनाया बताओ? यहां पर मैंने ये क्या बनाया बताओ? तो इसको आप लोग ये मत बोलना कि ये मैंने साउंड वेव बनाया। हाँ, वैसे साउंड वेव बनाया, लेकिन ये मत बोलना कि ये साउंड वेव ही है। ये साउंड वेव नहीं है, ये साउंड वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। साउंड वेव तो लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है, ये जो मैंने बनाई है वो ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है वो ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, ये साउंड वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, साउंड वेव नहीं है। तो देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है? बहुत ही आसान सी चीज है। इस एम्पलीट्यूड को समझने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लेता हूं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहां पर एक पर्वत है, माउंटेन, अरे ये माउंटेन बना दिया, ये जमीन है। मुझे बताओ, अगर मेरे को इस जमीन से इस पर्वत के, इस माउंटेन की सबसे ऊंचाई वाले जगह को देखना है तो मैं कहां से मेजर करूंगा? सबसे ऊंचाई वाली जगह कौन सी होगी? मुझे बताओ। यहां पर एक मैं H1 ले लेता हूं, H1 हाइट, H1। यहां पर मैं एक H2 हाइट ले लेता हूं, ठीक है, H2, और यहां पर मैं एक H3 हाइट ले लेता हूं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि यहां पर मैंने 3 हाइट बनाई है, इन 3 हाइट में से सबसे ऊंची वाली हाइट कौन सी होगी? आप लोग बोलोगे H2 होगी। हाँ, H2 होगी। क्या H2 से ऊंची हाइट कोई और हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। आप लोग जैसे इस साइड जाओगे देखो हाइट छोटी होती जा रही है, इस साइड जाओगे तो भी हाइट छोटी होती जा रही है, तो हाइट छोटी होती जा रही है। इसका मतलब कि इस पूरे पहाड़ पर सिर्फ वो एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां से हम लोग इस माउंटेन की सबसे ज्यादा ऊंचाई मेजर कर पाएंगे, सबसे ज्यादा ऊंचाई मेजर कर पाएंगे। तो सेम यही फॉर्मूला जो यहां पर पर्वत में लगाया कि यहां पर ये जमीन से कौन सबसे ऊंची हाइट कौन सी होगी, सबसे ऊंची हाइट कौन सी होगी, वही हम लोग को देखना है। तो वो कौन सा होगा? H2 होगा। सेम यही फॉर्मूला यहां पर लगता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स फ्रॉम द मेन पोजिशन। अब देखो ये मैंने बनाया, ये किस बेस पर बनाया है? ये मैंने किस बेस पर बनाया? पार्टिकल अपने मेन पोजिशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं ना, वाइब्रेट करें, उसी को तो हम लोगों ने साउंड वेव बोला है। अरे साउंड वेव में होता क्या है? जैसे मैंने बोला यहाँ पर
एयर के पार्टिकल से, एयर के पार्टिकल जैसे ही मैं बोलूंगा वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, कोलाइड करना शुरू कर देंगे, तो वो कोलाइड ऐसे वाइब्रेट अपने मेन पोजीशन पर ऐसे टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन करते रहेंगे। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन चल रहा है इसका, इसी को मैंने यहाँ पर ग्राफ से बताया है। तो ये क्या है, अब देखो ये वाला जो है, ये जो है ये वाली ये लाइन वो कौन सी है, वो मेन पोजीशन है। कौन सी, मेन पोजीशन। अब ये हम लोग जानते हैं, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। अब हम लोग को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स फ्रॉम द मेन पोजीशन। अब ये मेन पोजीशन है, तो इस मेन पोजीशन से किसी ये पार्टिकल का वाइब्रेशन बता रहा है, तो यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा। अरे अगर मैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां पर लूंगा तो इससे तो ये छोटा हो गया, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। इसमें कौन सा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला होगा। इसमें कौन सा होगा, ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी मैं स्केल से नहीं खींच रहा हूं, तो आप लोग इसको स्केल से खींचना। और ध्यान देना, ये जो आप लोग ये ग्राफ बनाओगे वो ये वाला और ये क्रेस्ट बोलते हैं इसको, तो क्रेस्ट सेम होना चाहिए। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया वो चलेगा। यहां से ये मेन पोजीशन से ये वाला डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड कुछ नहीं है, एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझे बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसको हम लोग मेजर किससे करेंगे, यूनिट क्या होगा एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड का यूनिट होगा मीटर। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, डिनोट किससे किया जाता है, तो इसको डिनोट किया जाता है ए से, कैपिटल ए से, ठीक है। सो ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, ये क्या है, ये भी एम्पलीट्यूड है। समझ आ गया। एम्पलीट्यूड यहां से लेकर के यहां तक का नहीं होगा, एम्पलीट्यूड कभी भी यहां से लेकर के यहां तक। मैं दूसरी वेव बनाकर दिखाता हूं, उसको गंदा का को करें हम लोग, ठीक है, इसको अच्छा ही रन देते हैं। ऐसे मैंने बनाया मान लो रफली, ठीक है। तो मैं पूछूं एम्पलीट्यूड कौन सा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, यहां से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही वाला होगा, यहां से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, यहां से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग लिए हैं, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है, यही इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। अब इसमें ध्यान से देखना कि एम्पलीट्यूड सिर्फ यहां से लेकर के यहीं तक होगा, सिर्फ यहां से यहां तक ही होगा एम्पलीट्यूड। ये पूरा एम्पलीट्यूड कभी मत लेना, ये पूरा एम्पलीट्यूड नहीं होता है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड नहीं होता, ठीक है। मेन पोजीशन से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला एम्पलीट्यूड होगा या तो ये वाला एम्पलीट्यूड होगा, ये भी एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन ये पूरा डिस्टेंस कभी मत लेना एम्पलीट्यूड में। कहीं आप लोग ये पूरा ले लो तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट कभी मत लेना। एम्पलीट्यूड सिर्फ मेन पोजीशन से इस क्रेस्ट के हाईएस्ट पॉइंट तक होगा, ठीक है, मेन पोजीशन से क्रेस्ट के हाईएस्ट पॉइंट तक होगा। आई होप आपको ये समझा होगा। देखो एक मिनट में इसको रफ कर देता हूं। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट मीटर है। इसको डिनोट किससे किया जाता है, इसको डिनोट ए से किया जाता है। ये मीटर क्यों है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट तो मीटर ही होता है। अभी अगर मैं आप लोगों के सामने दो साउंड वेव बना दूं, लेट मी ड्रॉ टू साउंड वेव्स, ठीक है। एक तो मैंने ये बनाई और एक दूसरी साउंड वेव में बना रहा हूं। अब आप लोगों को ये बताना है कि साउंड वेव 1 में से, ये साउंड वेव 1, ये साउंड वेव 2, ये साउंड वेव 1 और साउंड वेव 2 में से किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो किसका ज्यादा है, मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग को यही वाला डिस्प्लेसमेंट तो ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब कि जो A1 का वेव फर्स्ट है ना, सो फर्स्ट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है किससे, सेकेंड वेव के एम्पलीट्यूड से, सेकेंड वेव के एम्पलीट्यूड से। बोलो समझ में आया, बोलो। देखिए, सो आई होप आपको एम्पलीट्यूड समझ आ गया होगा। अभी हम लोग वेवलेंथ की तरफ बढ़ते हैं।
तो देखो वेवलेंथ को समझने से पहले मैं आपको वेव समझाना चाहता हूँ कि ये जो ग्राफ मैंने बनाए हैं ये मैंने बनाया कैसे, सबसे पहले वो समझना जरूरी है। तो चलो देखते हैं, आ जाओ। ये देखो एक पेंडुलम है, मान लेते हैं। तो देखो मैं जब इसको यहाँ से ड्रॉप करूँगा, यहाँ से छोड़ूंगा तो ये आगे जाएगा, फिर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, आगे जाएगा, फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। तो जब ये ऐसे आगे जा रहा है फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है, तो जब जहाँ से मैंने इसको ड्रॉप किया था वहाँ से आगे जाकर फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर जब आ जाएगा तो वो जो वेव बनेगी उसको एक वेव बोलेंगे, उसको एक वेव बोलेंगे। तो देखो मैंने इसको यहाँ से ड्रॉप किया, वापस आ गया, ये हुई एक वेव। ये क्या हुई? ये हुई एक वेव। फिर देखो मैं आप लोग को बोलूंगा कितनी वेव्स बनी वो काउंट करना, ठीक है? 1 2 3 4 5। सो 5 वेव्स बनी। 5 वेव्स बनी कि यानी कि हम लोग इसको ग्राफ्स में कैसे बताएंगे बताएं? ये यहां से लेकर के यहां तक एक वेव कंप्लीट होगी। यहां से मैं इसको इसमें नहीं बताता हूं, मैं इसको यहां पर बताता हूं। यहां पर देखना, ये हम लोगों ने ऐसे ग्राफ बनाया है बरोबर, लेकिन ये बनाया कैसे वो समझना जरूरी है। तो देखो एक 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 क्रेस्ट और उसी का एक ट्रफ, ठीक है? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, TROUGH, ठीक है? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, इन दोनों को मिला करके बनती है एक वेव, ठीक है? इन दोनों को मिला करके बनती है एक वेव। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं होगा तो वेव नहीं बनेगी। तो देखो मैंने आप लोग को बताया था कि मेन पोजीशन से ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, मेन पोजीशन से ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिलाकर क्या बनती है? एक वेव बनती है। तो यहां पर मुझे बताओ एक वेव कहां से कहां तक होगी? तो देखो एक तो हम लोगों ने क्रेस्ट ये ले लिया और एक ट्रफ ये ले लिया, तो वेव 1 कहां से होगी? यहां से लेकर के यहां तक एक वेव हुई। फिर ये देखो एक क्रेस्ट ये हो गया, एक ट्रफ ये हो गया। तो एक क्रेस्ट और एक वेव से हम लोग को, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ से हम लोग को क्या मिली? एक वेव मिली। बोलो एक वेव क्या होता है वो समझ आया? एक वेव। सो आप लोग एक वेव को ऐसे समझ सकते हो कि एक वेव क्या होता है? एक वेव एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिलाकर बनता है, या तो एक वेव एक टू एंड फ्रो मोशन। वन वेव इज 1 2 एंड फ्रो मोशन। अब देखो मैंने ये कैसे बनाया है, ये वाला कैसे बनाया है? तो देखो ये तो मैंने आप लोग को इजीली बता दिया कि यहां से मैं ड्रॉप करूंगा एक वेव, ठीक है? एक टू एंड फ्रो मोशन, एक टू एंड फ्रो मोशन। ये 2 तो हो गया, अब फ्रो होगा तब एक वेव कंप्लीट हुई। यहां तक एक वेव कंप्लीट नहीं हुई, ये जहां से शुरू हुआ था वहां पर ही वापस आएगा तब एक वेव कंप्लीट होगी। तो एक टू एंड फ्रो मोशन 1 वेव, सेकेंड टू वेव फ्रो मोशन सेकेंड वेव। तो ऐसे हम लोगों ने इसको कितना टू एंड फ्रो मोशन कराया? 1 2 3 4 5। सो यहां पर 5 वेव्स बने ना, 5 टू एंड फ्रो मोशन हुए। इसका मतलब कितनी वेव बनेगी? 5 वेव बनेगी। तो जब हम लोग को 5 वेव बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे? तो ऐसे बनाएंगे, ये एक वेव हो गई एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिलाकर, ये दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, पांचवी वेव। ये समझे? ये समझ में आया? तो ये ऐसे वेव बनेगी। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि वेव कैसे बनेगी। एक वेव किसको बोलेंगे? एक वेव किसको बोलेंगे? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिलाकर एक वेव बनती है। या तो एक टू एंड फ्रो मोशन एक वेव के इक्वल होता है, एक टू एंड फ्रो मोशन एक वेव के इक्वल होता है, ठीक है? एक टू एंड फ्रो मोशन एक वेव के इक्वल होता है। अच्छा, तो मैंने ये वाला कैसे बनाया है? तो देखो ये वाला ऐसे बनाया है। पहले ये मेन पोजीशन पर था, 0 पर था। अभी मैं इसको, अभी देखो यहां पर मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है यानी कि 0 पर है। तो जैसे ही मैं छोड़ूंगा, ये छोड़ा यहां पर आया ना, तो ये यहां से लेकर के यहां तक जो आया ये एक क्रेस्ट बन गया, फिर ये क्रेस्ट बन गया। अब मैं इसको यहां से ऐसे छोड़ा, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, ये यहां से छोड़ने पर यहां पर आया एक क्रेस्ट बना, फिर वापस गया वो एक ट्रफ बना। समझा?
अरे अरे भैया, यहां से इसको छोड़ा, यहां तक आया, वो क्या बना, एक क्रेस्ट बना। फिर यहां से लेकर के यहां तक आया, फिर वापस गया, वो एक ट्रफ बन गया। ठीक है, इसको हम लोग जरूरी नहीं है कि यहां से छोड़े, इसको हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ऐसे छोड़ा, ऐसे, तो ये भी तो हो रहा है। तो हम लोगों ने इसको कहां से कहां तक होगा, ऐसे छोड़ा तो पहले यहां पर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर रुकेगा नहीं, फिर आगे जाएगा, फिर वापस आएगा। तो यहां पर टोटल ऐसे 4 बार, 1 2 3 4, तो तब यहां पर एक वेव बनेगी। तब यहां पर क्या बनेगी, तब यहां पर एक वेव बनेगी। तो अगर ऐसे में लेंगे, पता है तब क्या होगा, ऐसे में लेंगे तो क्या होगा, तो ऐसे में यहां पर गया, तब तक ये सिर्फ आधा ही चढ़ा, फिर वापस आएगा, फिर ये आधा मेन पोजीशन पर आ गया ना, मेन पोजीशन पर, फिर आगे बढ़ेगा, फिर वापस आएगा, ऐसे ऐसे लिया। अब इसको हम लोगों ने यहां से थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ दिया, तो ये आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर रुकेगा नहीं, फिर यहां पर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ये एक वेव कंप्लीट हुई। अगर हम लोग पेंडुलम को यहां से छोड़ेंगे तब ऐसे एक वेव कंप्लीट होगी, जाएगा, आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, तब एक वेव कंप्लीट हुई। और अगर यही हम लोग पेंडुलम को यहां से छोड़े तो जाएगा, फिर आएगा, बस तब वहां पर एक वेव कंप्लीट होगी। सो ये पेंडुलम को कहां से छोड़ेंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आई होप आपको ये समझ गया होगा कि एक वेव किसको बोलेंगे, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिलाकर एक वेव बनती है। तो अब मैं पूछूंगा कि यहां पर कितनी वेव है, तो आप लोग बोलोगे एक क्रेस्ट एक ट्रफ। अच्छा हाँ, एक बात और, क्रेस्ट इसका ले रहे हो तो ट्रफ भी उसके आगे वाला ही लेना। पता चला कि क्रेस्ट ये ले रहे हो, ट्रफ वो ले रहे हो, तो एक वेव नहीं बनेगी भैया। वेव कौन सी बनेगी, क्रस्ट भी ये होना चाहिए और जो ट्रफ होना चाहिए वो उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसके बाजू वाला होना चाहिए, तो ही एक वेव बनेगी। ये क्रेस्ट ये ट्रफ तो एक वेव, ये क्रेस्ट ये ट्रफ तो एक वेव, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ तो एक वेव नहीं बनेगी। समझा, समझ में आया? उसको ध्यान रखना कि सक्सेसिव, देखो यहाँ पर सक्सेसिव वर्ड लिखा है, सक्सेसिव मतलब उसके बाद वाला जो आ रहा है उसके बाजू वाला। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको एक वेव का मतलब क्या होता है वो समझ गया होगा। एक वेव, अभी एक वेव का समझ गया तो हम लोग वेव लेंथ समझ लेते हैं कि वेव लेंथ क्या होता है। तो देखो वेव लेंथ भी क्या है, डिस्टेंस है। अगर वेव लेंथ भी एक डिस्टेंस है तो मुझे बताओ इसका यूनिट क्या होगा। अरे भैया एम्पलीट्यूड देखे थे, पिक से मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो भी क्या डिस्प्लेसमेंट था, तो उसका यूनिट भी मीटर था। वेवलेंथ भी क्या है, वेवलेंथ भी डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। एक बात और, वेवलेंथ को डिनोट किससे किया जाता है, तो वेवलेंथ को डिनोट, जैसे एम्पलीट्यूड को डिनोट किससे कर रहे थे, ए से, सो इसको डिनोट किया जाता है लेमडा से। किससे, लेमडा। ऐसे बनाते हैं, ऐसे इसको पढ़ते हैं क्या है, लेमडा, LAMBDA। ठीक है, ये बी साइलेंट है, बी साइलेंट है। अच्छा ये बनाए कैसे, ये वाई ऐसे लिखते हो ना, इसको उल्टा कर दो, ऐसे घुमा दो, तो ऐसे जब घुमा दोगे तो वो ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसा होता है लेमडा। डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है कि लेमडा मतलब वेवलेंथ। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है। अरे भैया जैसे हम लोग स्पीड लिख रहे थे, स्पीड को डिनोट किससे कर रहे थे, एस से कर रहे थे। सो हम ऐसे वेवलेंथ लिख के वेवलेंथ को डब्ल्यू से डिनोट ना करके हम लेमडा से डिनोट कर रहे हैं बस। और फर्क क्या है, फर्क क्या है, एक ही तो है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स, ये आप लोग समझ गए होंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक आएगा, एक के बाद एक आएगा, एक के बाद एक आएगा। यहां पर ये ध्यान रखना, ये क्या है, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, और ये हाई प्रेशर रीजन। ठीक है, इसको पॉजिटिव ए एम्पलीट्यूड है ना, तो इसको मैं पॉजिटिव ए ले लेता हूं और इसको निगेटिव ए ले लेता हूं, क्योंकि नीचे वाला एम्पलीट्यूड है तो पता चलना चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, टू सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, तो देखो कौन सा होगा, कौन सा होगा, कोई भी हो सकता है। पहले तुम लोग पिक से पिक लेते हैं, टू सक्सेसिव क्रेस्ट, क्रेस्ट। अभी एक वेव तो ये बन गई, लेकिन एक वेव मतलब टू सक्सेसिव क्रेस्ट। यहां पर ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है। अब इसका मैक्सिमम हाइट कहां से, एम्पलीट्यूड कौन सा होगा, यहां तक होगा, तो यहां तक, तो इसके पिक से दूसरे वाले क्रेस्ट के पिक तक का जो डिस्टेंस होगा,
ये वाला जो डिस्टेंस होगा वही वेवलेंथ होगा, जिसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ट्रफ के बीच का यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा इसी को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। यही है वेवलेंथ। यही क्या है? वेवलेंथ है। यही क्या है? वेवलेंथ है। अब यहां से लेकर के यहां तक का भी वेवलेंथ हो सकता है, वो ध्यान रखना। यहां से यहां तक भी एक वेवलेंथ हो सकता है, ठीक है। सो वेवलेंथ कोई भी हो सकता है, बस इतना ध्यान होना चाहिए कि वेवलेंथ कहां से, या तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस होगा, क्रेस्ट वो भी उनके पिक से लेकर के, पिक से मिलाकर डिस्टेंस ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, तो डिस्टेंस ये मत बोलना कि यहां से यहां तक का होगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोग को हमेशा पिक से लेना है, पिक सबसे ऊंचे से लेना है। तो ऊंचे से ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो होगा लैम्डा, और यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो होगा लैम्डा, ठीक है। वो क्या होगा, उसको हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे, जिसका यूनिट क्या है, जिसका यूनिट मीटर है, जिसका यूनिट मीटर है। देखो यहाँ पर मैंने दो वेव्स बनाई है, ठीक है, दो वेव्स बनाई है, और आप लोगों को ये बताना है कि कौन सी वेव का वेवलेंथ ज्यादा है, कौन सी वेव का वेवलेंथ ज्यादा है। तो वेवलेंथ पता करने के लिए हम लोग को क्या पता करना है कि क्रेस्ट से क्रेस्ट का डिस्टेंस कितना है। क्रेस्ट से क्रेस्ट का डिस्टेंस कहां से लेंगे? पिक से लेंगे, पिक। तो क्रेस्ट से क्रेस्ट का डिस्टेंस पिक से ले लिया, जो कि कितना है, इतना है, तो ये है लैम्डा, ठीक है। यहां पर क्रेस्ट से क्रेस्ट का डिस्टेंस कहां से लेंगे? पिक से लेंगे, यहां तक। ये देखो पहला क्रेस्ट दूसरा क्रेस्ट, तो क्रेस्ट से क्रेस्ट का डिस्टेंस ये ले लिया लैम्डा। अब मुझे बताओ, ये लैम्डा 1 क्योंकि ये वेव 1 है, ये लैम्डा 2 क्योंकि ये वेव 2 है, तो किसका लैम्डा ज्यादा बड़ा है? कौन सा वाला ज्यादा बड़ा है? ये वाला इतना है, ये वाला इतना है। अरे ये तो आप लोग ऐसे देख कर ही बता सकते हो, क्या मजाक कर रहे हो यार। ये लैम्डा 1 बड़ा है किससे? लैम्डा 2 से, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और दोगे? अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग जो लैम्डा ले, जो वेवलेंथ ले, वो सिर्फ क्रेस्ट क्रेस्ट तक ही ले, क्रेस्ट क्रेस्ट तक, ये कोई लिमिटेड नहीं है। आप लोग ट्रफ ट्रफ का भी ले सकते हो, और ट्रफ का भी जब लोगे ना, ऐसा ये ट्रफ का भी जब लोगे ये लैम्डा आएगा, और ये ट्रफ का जब लोगे तो ये लैम्डा आएगा। तो कौन सा बड़ा है? यही तो बड़ा है। ये लैम्डा 1, ये लैम्डा 2, कौन सा बड़ा है? यही तो बड़ा है, यही तो वेवलेंथ है। अच्छा, अब मेरे को आप लोगों से ये पूछना है कि ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, तो किसमें ज्यादा वेव्स हैं? किसमें ज्यादा वेव है? उसमें कैसा? उसमें तो देखो, एक वेव और एक क्रेस्ट, एक ट्रफ और एक क्रेस्ट को मिलाकर एक वेव बनता है। सो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, इसको मिलाकर बना 1 वेव। फिर दूसरा ट्रफ, दूसरा क्रेस्ट, इसको मिलाकर एक और बना 1 वेव। तीसरा क्रेस्ट और तीसरा ट्रफ, इसको मिलाकर बना एक और वेव। तो टोटल कितनी वेव हो गई? 3 वेव हो गई। और यहां पर कितनी वेव? एक क्रेस्ट एक ट्रफ, तो एक वेव, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, तो दूसरी वेव। सो टोटल कितनी? 2 वेव हो गई। तो यहां पर 2 वेव बन रही है और यहां पर 3 वेव बन रही है। ये 2 वेव बन रही है, 3 वेव बन रही है। इससे हम लोग को पता क्या चल रहा है कि इससे ये पता चल रहा है कि यहां से हम लोगों ने छोड़ा 1 वेव 2 वेव, ये इस कंडीशन में हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 1 वेव 2 वेव 3 वेव, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन में हो रहा है कि वो 3 वेव बन रही है। आई होप आपको वेवलेंथ भी समझ गया होगा कि उसका डिस्टेंस, ये यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, डिनोट लैम्डा से किया जाता है। इसी के ऊपर हम लोग का जो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर ये भी आएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी एक फॉर्मूला बनने वाला है, तो उसको भी देख लेते हैं। अभी चलिए अगला देखते हैं। देखो टाइम पीरियड क्या है, तो देखो टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वेव। टाइम पीरियड क्या है? एक वेव बनने में, एक वेव कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। सो एक वेव कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम पीरियड कहलाएगा। अब मुझे बताओ इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट अगर आप लोगों ने बता दिया तो वेरी गुड, ठीक है। तो टाइम पीरियड, अरे भैया टाइम पीरियड हो चाहे कौन सा भी पीरियड हो, है तो टाइम, इसके आगे लगा तो टाइम है, लगा तो टाइम। और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है।
तो टाइम, इसका टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा? सेकंड होगा। टाइम पीरियड को डिनोट किससे करेंगे? टाइम पीरियड को डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, कैपिटल टी से डिनोट। अरे डिनोट का स्पेलिंग ही गलत लिख दिए भैया। अरे तो क्या हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक थोड़ी है, चलेगा। देखो यूनिट है सेकंड, डिनोट है, डिनोट टाइम को, टाइम पीरियड को टी से करते हैं, टाइम पीरियड को टी से करते हैं। अच्छा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, एक वेव कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम पीरियड कहलाएगा। मैंने बोला कि ये एक वेव, अब देखो ये एक वेव, एक मुझे बताओ वन वेव कंप्लीट करना है तो वन वेव कौन सी होगी? यहां ये वाली, यही तो होगी वन वेव। दिस इज वन वेव। ये क्या है? ये वन वेव है। ये क्या है? ये वन वेव है। ये क्या है? ये वन वेव है। मैंने बोला कि एक वेव कंप्लीट होने में 2 सेकंड लग रहे हैं तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 सेकंड। मैंने बोला कि ये एक वेव बन रहे में 5 सेकंड लग रहे हैं तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 5 सेकंड हो गया। मैंने बोला कि ये एक वेव बन रहे में 6 सेकंड लग रहे हैं तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 6 सेकंड हो गया। एक वेव बनने में जितना टाइम लगेगा उसी को बोलेंगे क्या? टाइम पीरियड। इस बॉल को यहां से छोड़ने पर वापस इसी जगह पर आने पर जितना टाइम लगेगा वही टाइम पीरियड होगा इस बॉल का। तो यहां से छोड़ा, वापस आ गया, जितने टाइम में ये यहां पर वापस आया छोड़ने के बाद वही इसका टाइम पीरियड होगा। और वो भी कौन सी वेव में? सिर्फ एक वेव की बात हो रही है, सिर्फ एक वेव की। एक वेव कंप्लीट, तो एक वेव कंप्लीट होने में हम लोग मान लेते हैं 2 सेकंड लगा, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 सेकंड हो गया। टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 सेकंड हो गया। टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 सेकंड हो गया। ठीक है, यहां पर कितनी वेव है? 3 वेव है, 3 वेव है। अच्छा, अभी मैं आप लोगों के सामने 2 डायग्राम बनाता हूं। आप लोगों को यह बताना है कि किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। बताओ किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। यहां पर ये नहीं दिया है कि इसको एक वेव बनने में 2 सेकंड लग रहा है, उसको एक वेव बनने में 4 सेकंड लग रहा है तो इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। आप लोग को सिर्फ ये ग्राफ दिया और फिर पूछा है तो कैसे बताओगे कि किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो देखो भैया, बताना कुछ नहीं है। यहां पर देखो एक वेव कंप्लीट होने में, एक वेव कंप्लीट होने में दोनों, देखो दोनों का एम्पलीट्यूड तो सेम लग रहा है, लगभग दोनों का एम्पलीट्यूड तो सेम लग रहा है। तो ये एक वेव है, इसको इतना कंप्लीट करना है, ठीक है, और इसको इतना सही कंप्लीट करना है, इतना सही। तो आप लोग के हिसाब से कौन सा? यही ना, टाइम पीरियड इसी में तो ज्यादा लगेगा, उसमें तो कम ही लग जाएगा। अरे भैया उसका वेव लेंथ ही कितना है? देखो ना, उसका वेव लेंथ कम है। अरे मैं ये बोल रहा हूं कि देखो रास्ता है कितना बड़ा, अब एक रास्ता इतना बड़ा, मुझे दोनों रास्तों पर चलना है, 2 रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों में से मेरे को कौन से रास्ते पर चलने में ज्यादा टाइम लगेगा? इस रास्ते पर चलने में टाइम ज्यादा लगेगा, इस रास्ते पर चलने में टाइम कम लगेगा। क्यों? ये किस पर डिपेंड हुआ कि टाइम ज्यादा लगेगा टाइम कम लगेगा? ये इसके लेंथ पर डिपेंड हुआ ना, इसके लेंथ पर डिपेंड हुआ। तो सेम यहां पर टाइम पीरियड कम होगा कि टाइम पीरियड ज्यादा होगा? किस पे डिपेंड होगा? वेव के वेवलेंथ पर डिपेंड होगा। तो देखो इसको टाइम पीरियड कंप्लीट कितना करना है? इसको इतना पूरा कवर करना है, इतना कवर करना है। और इसको कितना कवर करना है? इसको इतना सा कवर करना है। तो देखो इतना कवर करना है और इतना कवर करना है, तो टाइम पीरियड किसका? इसी में तो ज्यादा लगेगा। 1 वेव, ये दूसरी वेव, सो टाइम पीरियड 1 ज्यादा होगा टाइम पीरियड 2 से। इसको इतना वेव, एक वेव जब कंप्लीट करेगी वही उसका टाइम पीरियड, एक वेव जब कंप्लीट होगा वही उसका टाइम पीरियड। तो एक वेव कंप्लीट होने में इसको इतना लेंथ कवर करना पड़ेगा और एक वेव कंप्लीट होने में इसको इतना लेंथ कवर करना पड़ेगा। तो किसका टाइम ज्यादा लगेगा? इसका, क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा है, उसका लेंथ कम है। समझा? अब जरूरी नहीं है कि लेंथ यहीं से यहीं तक लो, लेंथ यहां से यहां तक भी ले सकते हो, ये भी हो सकता है लेंथ, बट क्योंकि यहां पर 1 वेव की बात हो रही है तो उसी को लेकर चलो। अच्छा, एक बात और, जरूरी नहीं है कि यहां पर 1 वेव ही लिखा हो, जरूरी नहीं है कि यहां पर 1 वेव ही लिखा हो। ऐसा क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि 1 वेव के जगह पर 1 ऑसिलेशन भी हो सकता है। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, 1 ऑसिलेशन के जगह पर 1 वाइब्रेशन भी हो सकता है। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, 1 वाइब्रेशन के जगह पे 1 टू एंड फ्रो मोशन भी हो सकता है।
ठीक है, वन टू एंड फ्रो मोशन भी हो सकता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन टू एंड फ्रो मोशन। सो ये डिफिनेशन सिर्फ आप लोग यहां तक लिखोगे तो भी सही है, ये स्लैश करके वो लिखने की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, एक वेव बनने में जितना समय लगेगा वही उसका समयावधि कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। एक वेव बनने में इसको लग रहा है 2 सेकंड, इसको लग रहा है 4 सेकंड, उसको लग रहा है 10 सेकंड, किसका टाइम पीरियड ज्यादा? आई एम सॉरी, वैसे तो इसका टाइम पीरियड ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वेवलेंथ उसका ज्यादा है, ठीक है। तो इसको लग रहा है 10 सेकंड, इसको लग रहा है 5 सेकंड और इसको लग रहा है 2 सेकंड, किसका टाइम पीरियड ज्यादा? इसका टाइम पीरियड ज्यादा, क्योंकि एक वेव कंप्लीट होने में इसको 10 सेकंड लग रहा है। आई होप आपको टाइम पीरियड समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी, सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? सो देखो फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी नंबर है, नंबर है। अरे किसका नंबर है? अरे किसी का नंबर नहीं है, नंबर है मतलब नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट इन 1 सेकंड। देखो फ्रीक्वेंसी का समझने के लिए आप लोग को सबसे पहले तो मैं लॉजिकल एग्जांपल लेता हूँ कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब हिंदी में मतलब होता है बार बार होना, लगातार होना, जल्दी जल्दी होना। फ्रीक्वेंसी का वो मतलब होता है आवृत्ति, जिसको हिंदी में बोलते हैं, बारंबारता जिसको हिंदी में बोलते हैं। अरे आप लोगों ने वो किया होगा ना बचपन में, अरे 8th 9th में वो करते नहीं हो क्या? ऐसे लिखा रहता है 4 5 4 3 2 5 4 6 8 1 4। तो आप लोगों से पूछा जाएगा किस नंबर का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो आप लोग देखोगे कौन सा नंबर कितने बार आ रहा है। 5 को देखो 1 बार 2 बार, सो 5 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 4 को देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 कितने बार आ रहा है? 4 कितने बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। और बाकी को देख लोगे तो 3 तो एक ही बार है, 2 भी एक ही बार है, बाकी 6 8 1 भी एक ही बार है। तो ज्यादा बार कौन आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज ग्रेटर, 4 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अरे ऐसे करते थे नहीं करते थे? 1 2 3 4, 4 बार आया तो उसका फ्रीक्वेंसी 4 है। ऐसे आप लोगों ने किया होगा, ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिखे रहते थे। तो वही है फ्रीक्वेंसी, वही क्या है? फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मेहमान लोग होते हैं, गेस्ट, जो कि बार बार आते रहते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ही कम्स फ्रीक्वेंटली, ठीक है, ही कम्स फ्रीक्वेंटली, ये बार बार आता है, वह बार बार आता है, ठीक है। ही कम्स फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार आना, बार बार होना, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ गया होगा जो मैंने एग्जांपल दिया कि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब हिंदी में भी लिख लेना, बार बार होना, लगातार होना, जल्दी जल्दी होना। जल्दी जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन बार बार होना जरूर लिख लेना ताकि भूलेगा नहीं कभी। अच्छा, तो देख लिया हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितनी वेव बनेगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। 1 सेकेंड में जितनी वेव बनेगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। मैंने बोला कि 1 सेकेंड में 4 वेव बन रही है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। अब सबसे पहले 4 तो बोलेंगे नहीं, फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका कुछ यूनिट तो होगा ही होगा। तो देखो इसका सबसे पहले तुम लोग यूनिट देख लेते हैं। तो इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, ठीक है। HZ से डिनोट किया जाता है हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट किया जाता है? फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है म्यू से, म्यू ऐसे। ये V हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसी को थोड़ा सा पंच मारो, इसको टेढ़ा कर दो, ऐसे, समझे? V ऐसे लिखते हैं, ऐसे। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं तो ऐसे भी चलेगा, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा टेढ़ा होता है। ऐसे Y मत बना देना, Y मत बना के आना उधर, ऐसा न्यू, ठीक है। इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं न्यू, नू नहीं लिखा है, न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट किया जाता है? फ्रीक्वेंसी को इस न्यू से डिनोट किया जाता है। अच्छा हाँ, तो मैंने बोला 1 सेकंड में 4 वेव बन रही है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4 हर्ट्ज हो गई। हर्ट्ज देखो, 4 हर्ट्ज है यूनिट, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी का डिनोट म्यू से किया जाता है, न्यू से, ठीक है। 4 हर्ट्ज। मैंने बोला 1 सेकंड में 10 वेव बन रही है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 10 हर्ट्ज। समझ में आया
कि 1 सेकंड में जितनी वेव बनेगी वही क्या होगा, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब 1 सेकंड में जितनी वेव बनेगी, अच्छा अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, 2 वेव बनाता हूं, बताना किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। 2 वेव बना रहा हूं, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बताओ किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो हम लोग देखेंगे कि यहां पर 1 सेकंड में कितनी वेव बनेगी, 1 सेकंड में कितनी वेव बनेगी। तो देखो यहां पर देखोगे और यहां पर देखोगे तो यहां पर नंबर ऑफ वेव्स तो ज्यादा दिख रहे हैं मेरे को, नंबर ऑफ वेव्स तो ज्यादा दिख रहे हैं। तो मैंने बोला कि यहां पर 1 सेकंड में यहां पर देख लो, और मैंने बोला कि 1 सेकंड में 1 वेव बन रही है। सॉरी, यहां पर 1 सेकंड में, तो देखो यहां पर भी 1 सेकंड, यहां पर टाइम पीरियड कुछ और ले लेते हैं। तो देखो यहां पर 1 वेव बन रही है, ठीक है, और यहां पर उसी में 2 वेव बन जा रही है। जितने टाइम में यहां पर 1 वेव बनेगी और उतने ही टाइम में यहां पर 2 वेव बन जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा हो गया, फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा हो गया ना, फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा हो गया, क्योंकि यहां पर 1 सेकंड में सिर्फ 1 वेव बन पा रही है और वहां पर 1 सेकंड में 2 वेव बन पा रही है। देखो 2 वेव बन पा रही है, तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया। अच्छा, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया। अच्छा, अब यहां पर देखिए, हम लोगों ने ये तो फिक्स कर लिया कि यहां पर 1 सेकंड में 1 वेव बनी, वहां पर उसी 1 सेकंड में 2 वेव बनी, तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया। अब मुझे बताओ टाइम पीरियड किसका ज्यादा है। तो देखो टाइम पीरियड किसका ज्यादा है, यहां पर एक वेवलेंथ का जो डिस्टेंस है वो इतना है, यहां पर एक वेवलेंथ का जो डिस्टेंस है वो इतना है, इसको टाइम डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है, उसको डिस्टेंस कम कवर करना है, यानी कि इसका जो लेमडा है वो ज्यादा होगा, लेमडा ज्यादा होगा, ये 1 वेव ये 2 वेव, लेमडा इसका ज्यादा होगा। अब अगर लेमडा इसका ज्यादा होगा तो इसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा, इसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है, उसका ज्यादा है ना, मतलब एफ म्यू टू न्यू 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 सॉरी मैं म्यू बोल दे रहा हूं, न्यू है, न्यू 2 बड़ा है न्यू 1 से। तो देखो जिसका टाइम पीरियड ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी कम है। देखो टाइम इसका टाइम ज्यादा है तो इसका फ्रीक्वेंसी कम है, उसका टाइम पीरियड कम है तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मतलब यहां पर ध्यान से देखो तो टाइम पीरियड जब ज्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, टाइम पीरियड जब कम होता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। अरे इसी से यही तो पता चल रहा है, देखो ना T1 का टाइम ज्यादा है, इसका टाइम ज्यादा है तो इसका फ्रीक्वेंसी कम है, वहां पर उसका टाइम पीरियड कम है तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मतलब कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यहां से एक ये बात पता चलती है। तो उसको लिख लेना कि जो म्यू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखते हैं। और जब यहाँ पर ये कांस्टेंट हटाया गया तो ये 1 आया, तो इसको हम लोग सिंपल सा ऐसा लिख देते हैं कि जो म्यू होता है वो 1 अपॉन टी होता है, 1 अपॉन टी होता है, क्या होता है 1 अपॉन टी होता है। देखो जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है तो यहाँ पर एक वेव बन रही है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, वहाँ पर उसका टाइम पीरियड कम है तो उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, टाइम पीरियड कम है तो उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो ये वाली कंडीशन ध्यान रखना। अभी इसके ऊपर कुछ कुछ एग्जाम में छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। बोला रहेगा एक वेव का टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो उसका फ्रीक्वेंसी बताओ। अरे भैया अगर एक वेव का टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो हम लोग को इस टी के जगह पे सिर्फ 2 रखना है, तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो गया, हाफ हर्ट्ज यूनिट लिखना मत भूलना, हाफ हर्ट्ज, ठीक है। बस समझ गए, बस इसी यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आई होप आपको समझ गया होगा। तो चलिए अभी हम लोग स्पीड ऑफ साउंड का जो डेरिवेशन है वो कर लेते हैं, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। सो देखिए स्पीड ऑफ साउंड वेव। स्पीड ऑफ साउंड वेव से पहले मैं आप सभी से कुछ पूछना चाहता हूं, बोलो बताओगे, बताना ही पड़ेगा। बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वाह वाह क्या फॉर्मूला बताया है, हमको तो पता ही नहीं था। चलो अच्छा है आप लोग को ये फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो अभी याद कर लो, वैसे याद होगा ही, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं भैया, बहुत डिटेल में पढ़े थे, कितने सारे न्यूमेरिकल किए थे। सो स्पीड इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ ठीक है मान लिया। अब मुझे बताओ स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, साउंड वेव का डिस्टेंस कंफर्म कर रहे हैं ना। अरे भैया साउंड वेव का डिस्टेंस हम लोग कंफर्म कर रहे हैं,
साउंड वेव का डिस्टेंस हम लोग कंफर्म करें तो साउंड वेव का डिस्टेंस कितना होगा, एक वेव का डिस्टेंस कितना होगा, यही तो होगा एक वेव का डिस्टेंस, यहां से लेकर के यहां तक ही तो होगा एक वेव का डिस्टेंस। और ये कितना है, ये लेमडा, तो ये लेमडा क्या है, वेव लेंथ है, तो ये क्या होगा, वेव लेंथ। और टाइम क्या है, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, यहां से लेकर के यहां तक जाने में इसको जितना टाइम लगा, और उसी टाइम को तो हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड उसी को तो बोलते हैं भैया, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, अरे उसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ये एक वेव कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसी को तो टाइम पीरियड बोलेंगे। अब ये एक वेव कंप्लीट होने का मतलब है कि ये डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगेगा उसी को टाइम पीरियड बोलेंगे, और इस डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, लैम्डा बोल रहे हैं, यानी कि वेव लेंथ बोल रहे हैं, वेव लेंथ बोल रहे हैं। तो देखो वेव लेंथ लिख दिया, डिस्टेंस कितना है, वेव लेंथ के जितना है, टाइम कितना है, टाइम पीरियड के जितना है। मुझे बताओ स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को भी डिपेंड करते हैं, मतलब स्पीड को भी वी से डिनोट करते हैं। वेव लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं, उल्टा वाई, ठीक है। टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला, अरे वाह क्या आसान फॉर्मूला यार। अगर कभी ये फॉर्मूला भूल भी जाओ ना तो याद करने का ट्राई मत करना, मतलब सोचना मत कि याद नहीं आ रहा है, सिंपल सा करना कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस वेवलेंथ के इक्वल होता है, और टाइम जो होता है टाइम पीरियड के इक्वल होता है। डिस्टेंस को वेवलेंथ लिख देना, टाइम को टाइम पीरियड लिख देना, उसी टाइम पे याद आ जाएगा, उसी टाइम पे याद आ जाएगा ये फॉर्मूला कुछ हार्ड नहीं है, बस स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा है, डिस्टेंस वेवलेंथ के इक्वल होता है वो लिख दिया, टाइम टाइम पीरियड के इक्वल होता है वो लिख दिया, वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट करते हैं वो लिख दिया, टाइम पीरियड को टाइम से डिनोट करते हैं वो लिख दिया। अब ये तो एक फॉर्मूला बना, एक और फॉर्मूला है। अब देखो v इज इक्वल टू, क्या मैं इस लेमडा को लेमडा लिखूं और इस टाइम पीरियड को मैं इनटू करके ब्रैकेट में 1 अपॉन टाइम पीरियड लिख दूं तो चलेगा, ऐसे लिख दूं तो चलेगा। अरे क्या किया है भैया, मैथ्स किया है, क्या किया, उसको थोड़ा सा आगे ले लिया, इसको इनटू में 1 अपॉन टी लिख दिया, लिख सकता हूं ना, क्योंकि जब लेमडा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा अपॉन टी ही तो आएगा। अरे देखे हो ना, फ्रैक्शन सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, तो लेमडा का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो लेमडा अपॉन टी ही तो आएगा। तो अगर v इज इक्वल टू लेमडा इंटू 1 अपॉन टी लिख दिया तो क्या गलत कर दिया, वही तो लिखा है जो यहाँ पर लिखा है, वही लिखा है ना। सो देखो v इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा तो लिख दिया, ये 1 अपॉन टी कहीं देखा था क्या, 1 अपॉन टी कहीं देखा था क्या, हाँ कहाँ देखा था, यहाँ पर देखा था ना, यहाँ पर देखा था ना। जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, सो 1 अपॉन टी के जगह पे मैं न्यू लिख सकता हूँ, सो ये मैंने न्यू लिख दिया। सो ये भी हो गया एक ही वेलोसिटी का स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ साउंड का। अच्छा एक बात और ध्यान देना, ये फ्रीक्वेंसी को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से डिनोट किया जाता है भैया। इसको कहीं पर n से भी डिनोट किया जाता है, कहीं पर f से भी डिनोट किया जाता है, बट एक्चुअल में जब आप लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स मतलब आजकल जो चल रहा है वो आइंस्टाइन्स फिजिक्स, ठीक है, वो जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें इस न्यू से ही डिनोट किया जाता है। तो अब मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस न्यू से ही डिनोट करो, क्योंकि आगे जाके इसी से डिनोट करना होगा। ये एक्चुअल में टेढ़ा है, वी मत बोलना है, इसको वी ऐसा लिखा जाता है, ये टेढ़ा लिखा है। तो देखो ये वेलोसिटी ये है, ये न्यू है, ठीक है, ये न्यू है। अच्छा थोड़ा सा और ध्यान भी रखना कि जो स्पीड ऑफ साउंड वो एयर में कितना होता है, एयर में होता है 330 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड में कितना होता है, लिक्विड में होता है 1530 मीटर पर सेकेंड, 31 होता है लेकिन हम लोग 30 मानकर चलते हैं। और स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में कितना होता है, सबसे ज़्यादा होता है, कितना, 5500 मीटर पर सेकेंड, 5500, 5500। समझ में आया, देख लो ज़रा, समझ में आया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। ये लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से समझाया भी है, बहुत सारे वेरियस वेव्स बना करके, ठीक है। फिर भी अगर छोटा सा भी डाउट कहीं आसपास से मिल जाता है आप लोगों को, तो मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ ले, मैं आप लोग को आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए,
ठीक है। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अब देखिए इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए इसके नेक्स्ट लेक्चर में लोग पिच पढ़ेंगे, लाउडनेस पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, वो जो हम लोग सुन सकते हैं वो सब, ठीक है, ऑडिबल रेंज, वो सब हम लोग उस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और फिर अल्ट्रासोनिक साउंड का जहाँ जहाँ पर यूज़ होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। सो वो सब नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में यहीं तक। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल सेशन अलग से ले लेंगे। तो न्यूमेरिकल सेशन में तैयार होकर के आना, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ रहा है न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है, इसको और उसको उधर ही देखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। थैंक यू सो मच। अगली बार ज्वाइन ज़रूर होना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।